आज का जो टॉपिक है अपना वो है आपका कथन और तर्क रीजनिंग के अंदर। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। बहुत प्यारा टॉपिक है, मज़ेदार है और याद रखिएगा, देखो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है बहुत प्यारी है। अगर आप समझेंगे और अच्छे से गेन करेंगे तो कथन और तर्क से कभी कोई सवाल गलत होता नहीं भी है। गलत करते हैं अपनी गलती से अपन, है ना। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, और एक ही लाइन बोलेंगे जिस लाइन में अगर आप 7-8 पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में। तो ये समझो कथन और तर्क से कोई भी सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा कभी। ये बात अपन आपके सामने कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऑप्शन कथन और तर्क स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। देखो आपने देखा है कि हिंदी में तो बोलते हैं सर कथन और तर्क बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो तुम पूछ लोगे सर आड़ती में क्या बोलते हैं, तो आड़ती में इस टॉपिक को बोलते हैं भाई 17 मुंडा और 17 बातें बोलते हैं ना अपन भाई, कि जितने मुँह होंगे बातें उतनी होती है भी। तो वही आर्ग्यूमेंट है, जब भी कोई हम कथन बोलते हैं या कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें तर्क देने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं होती भी। तो तर्क देने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग तरह के तर्क देते हैं और अलग अलग तर्क के दर्द देते हैं। जैसे अपन कोई भी बात बोली, अपनी बात रखी है अपन ने कथन के रूप में, हाँ ऐसा मत करो भाई, बोलते हैं ना ऐसे मत करो, तो ये कोई बोलते हैं हाँ ऐसा ही करो। तो कहने का मतलब ये जो लोग हैं जिनसे नहीं भी पूछते हैं तब भी सलाह देते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी जेसीबी अपना काम करती रहती है, कोई नाली खोदते रहते हैं, नाली का कीचड़ निकालते रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जिनको कोई काम नहीं है। तो 4-5 लोग खड़े हैं मान लो, तो अपना अपना मत देते रहते, और यार अगर थोड़ी सी और इधर से खोद देता तो ज़्यादा अच्छी लगती। वो बोलता थोड़ा सा अगर ऊंची रखता तो ज़्यादा अच्छी रखती। तुमसे पूछ कौन रहा है भी है। तो ये कोई लोग क्या कि अपना तर्क देते रहते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए था। तो एक स्टेटमेंट होता है कथन में, एक कथन के रूप में दिया जाता है और उसके तर्क दिए जाते हैं आपको। तो हिंदी में बोलते हैं कथन और तर्क, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। बहुत प्यारा टॉपिक है। और आड़ती में बोलते हैं 17 मुंडा और 17 बातें। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकली टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास में आपको। आप गौर से सुनिएगा तो बहुत मज़ेदार चीज़ है और अच्छे से कंप्लीटली करेंगे अपन। देखो सुनो, तो देखो एक कंप्लीटली वेरिएंट पढ़ेंगे, उसके पहले आपको बता देते हैं कथन और तर्क की जो पॉसिबिलिटीज है वो कैसी है। कि एग्जाम के अंदर एक कथन दिया जाता है आपको। अब कथन कैसे भी हो सकता है, देखो जैसे कथन दिया जाता है आपको, कथन देगा और कथन के रूप में कुछ भी हो सकता है, ये कह सकते हैं अपन। और नीचे तर्क दिए जाते हैं आपको। अब एग्जाम के अंदर तर्कों की संख्या 1 भी हो सकती है, तर्कों की संख्या 2 भी हो सकती है, तर्क 3 भी हो सकते हैं और तर्क 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं तर्क कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो एग्जाम के अंदर पॉसिबल चांस लेके छोटे एग्जाम के अंदर तो एक कथन 2 तर्क होते हैं। जब अगर आप कोई बड़े एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं तो कथनों की संख्या मतलब तर्कों की संख्या 3 भी हो सकती है, तर्कों की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे कथन निष्कर्ष अपन पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर यहाँ निष्कर्ष आते थे, पूर्वधारणा पढ़ रहे थे तो यहाँ क्या आती थी, पूर्वधारणा आती थी। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कथन और तर्क, तो यहाँ पर जहाँ जो आता था उसकी जगह यहाँ तर्क आएगा। ठीक है, अब एक मान लो सपोज करो कि एक इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो फरबल नाम का कोई व्यक्ति है, फरबल नाम ले सकते हो आप, फरबल बोलो या ठोस बोलो, बात एक ही। या तो हम फरबल बोलेंगे या हम ठोस बोलेंगे। तो फरबल बोलो या ठोस बोलो, बात एक ही, अलग अलग नहीं है। तो फरबल नाम का व्यक्ति एक कटघरे में खड़ा है, ऐसा कह सकते हैं अपन। फरबल नाम का जो व्यक्ति है एक कटघरे में खड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। कोई कटघरा है उसमें फरबल नाम का व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो सुनो। मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, वास्तविक बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। क्या बोल रहा है, मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, वास्तविक बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, वास्तविक बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। मैं किसी से तुलना नहीं करता, हमेशा अपने दायरे में रहता हूँ, कभी भी प्रश्न सूचक नहीं होता हूँ और कभी कभी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है और भारतीय कला संस्कृति को भी मानता हूँ और हमेशा अपने दायरे में रहता हूँ। तो ये जितनी बातें बोली है सब फरबल पर लागू होती है भी। अगर कोई फरबल है तो इनमें से एक बात उसके अंदर होना चाहिए। एक भी बात अगर उसके अंदर है तो वो फरबल है, और इनमें से एक भी जिसके अंदर नहीं है वो निर्बल है भी है। ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, देखो सुनो क्या बोला मैंने। मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, वास्तविक बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, वास्तविक बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। किसी से तुलना नहीं करता, हमेशा अपने दायरे में रहता हूँ, कभी प्रश्न सूचक नहीं होता हूँ, है ना, कभी प्रश्न सूचक नहीं होता हूँ। मेरा सिर्फ एक अर्थ निकलता है, मैं द्विवर्ती नहीं होता हूँ। कभी कभी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता हूँ, भारतीय कला संस्कृति की बातों को भी मानता हूँ। तो यूँ कह सकते हैं अपन, आपके सामने जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनको एक एक करके डिटेल में कंसल्ट करेंगे अपन और एक एक करके जानेंगे। लेकिन एक एक कर जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट कथन लेंगे और उसके कुछ तर्क है जो कुछ बच्चों को अपन देने वाले हैं, जो एंड में जब हम बात करेंगे आपके सामने सारे पॉइंट्स की, तो एक एक करके वो बताते जाएंगे अपन को अपन ने उनको क्या बोला था। ठीक है भाई, तो चलो सुनते जाइए। अपन कह रहे हैं आपके सामने एक कथन, यूँ समझो कि पेपर में आने वाले 100% क्वेश्चनों में से 10 से 15% क्वेश्चनों में तो ये देश पर्ता वाला क्वेश्चन पॉसिबल बना है अभी। तो कथन देश पर्ता वाला ही ले रहे हैं अपन। देश पर्ता वाला कौन सा है, देखो सुनिए।
कथन ये कहता है कि भारत सरकार को दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कथन है आपका, भारत सरकार को दहेज प्रथा पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे भारत में दहेज प्रथा छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर बाल विवाह और भी जो अदर थिंग्स है, जनसंख्या वृद्धि, इनके बाद अगर कोई बड़ी समस्या है तो वह दहेज प्रथा है ना। तो दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं ना, तो कथन इसी रूप में बोला है अपन ने, एग्जाम में कई बार नोटिसेबल है। और कथन ये है, भारत सरकार को दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब देखो ये तो कथन है, अब इसमें तर्क देने वाले लोगों की कमी है कभी, है ना। कई लोग तो बोलेंगे, देखो तर्क जो दिए जाते हैं ना हमेशा हाँ और ना में दिए जाते हैं भी। तर्क हमेशा जो दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं, हाँ और ना में दिए जाते हैं। या तो कोई हमारी बात का अनुसरण करता हुआ हाँ में देगा, और कोई जो हमारी बात का अनुसरण नहीं करता वो काय में देगा, ना में देगा। तो मैंने ये तो कहा भारत सरकार को दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब इसमें तर्क देने वाले 4 लड़के लेता हूँ मैं, चारों लड़कों ने अपने अलग अलग तर्क दिए। जैसे पहले भैया हैं, जो भी तर्क मैं जिस बच्चे को दे रहा हूँ उसको याद रखना है ना, और याद रखने के बाद में मुझे बताना है जब मैं पूछूँ आपसे। तो ये पहले भैया हैं, इन्होंने अपना तर्क क्या दिया देखो, है ना। इन्होंने कहा, पहला तर्क था इनकार, इन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं दूसरे देश भी ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने अपना तर्क क्या दिया बताओ, हाँ क्यों नहीं दूसरे देश भी ऐसा कर रहे हैं, ये इनका तर्क था भैया। ठीक है, इन्होंने हाँ करके जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं ऐसा बोला इन्होंने, हाँ क्यों नहीं दूसरे देश भी ऐसा कर रहे हैं, ये इनका जवाब था, हाँ क्यों नहीं दूसरे देश भी ऐसा कर रहे हैं। अब ये दूसरे वाले भैया आ गए। अब दूसरे वाले भैया ने क्या तर्क दिया अपना देखो सुनो। इन्होंने बोला नहीं ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इन्होंने बोला नहीं ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा। ये दूसरे वाले भैया ने कहा कि अगर ऐसा हम कर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बोला, देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरे वाले भैया है, तीसरे वाले भैया ने क्या बोला, हाँ क्यों नहीं ऐसा करने से दहेज प्रथा के कारण हो रही आत्महत्याओं पर हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। ये तीसरे वाले भैया ने कहा, क्या कहा, हाँ क्यों नहीं ऐसा करने से दहेज प्रथा के कारण हो रही आत्महत्याओं पर हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। मैंने तो नहीं कहा 100% पा सकते हैं, मैंने क्या कहा काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, यही भैया ने कहा। और लास्ट में चौथे नंबर वाले जो भैया है इन्होंने सिर्फ ये कहा क्या, पीछे क्वेश्चन मार्क। इन्होंने, मैंने फिर बोला हो सकता है इन्होंने कथन नहीं सुना, तो मैंने कथन वापस बोला कि भारत सरकार को दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये बोलते फिर उन्होंने बोला क्या, इन्होंने इतना ही बोला सिर्फ। तो मुझे 4 तर्क मिले 4 बच्चों से अलग अलग। ये चारों तर्कों को एक एक करके जैसे पॉइंट आते जाएंगे ना वैसा अपन डिस्कस करते जाएंगे इनको। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने क्या, इतना बोल दिया बस, ये 4 तर्क हो गए। अब इन चारों तर्कों को समझने से पहले, पॉइंट समझने से पहले दहेज प्रथा के बारे में समझ लेते हैं अपन। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, अपन कह सकते हैं आपके सामने भारत सरकार को दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है, देखो मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या दहेज प्रथा के लिए सिर्फ लड़के वाले जिम्मेदार है या फिर लड़की वाले भी जिम्मेदार है। अगर दहेज प्रथा अगर आगे बढ़ रही है, समस्या ये उत्पन्न हो रही है, तो इसमें जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले या फिर लड़की वाले भी जिम्मेदार है, दोनों ही जिम्मेदार है भी, है ना। अगर हम बात करें आपके सामने दोनों ही जिम्मेदार है, क्योंकि लड़के वाले तो इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो मांग रहे, लड़के वाले तो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि मुंह से मांग रहे जितना उनको चाहिए, और लड़की वाले इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो यही देख रहे हैं कि भाई लड़का कौन सा सरकारी नौकरी में है ना, लड़का क्या कर रहा है, या फिर इस प्रकार से अच्छे लड़के की लालच में वो दे रहे हैं भी। तो आप दे रहे हो, वो ले रहे हैं, तो जिम्मेदार तो दोनों ही है भी। जब दोनों ही जिम्मेदार है तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो मैं यही कह रहा हूँ आपके सामने कि तो दहेज प्रथा के लिए लड़के वाले भी जिम्मेदार है, और साथ में यूँ भी कह सकते हैं अपन लड़की वाले भी जिम्मेदार है ना। तो अपन एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं 2 आपके सामने, उनसे प्रैक्टिकली समझोगे आप। तो थोड़े दिन पहले की बात है, शायद 4-5 साल हो गए होंगे, तो बिहार में एक घटना घटित हुई थी, है ना। प्रैक्टिकली टॉपिक भी यार सुनना है आपको, लेकिन आप कुछ भी नहीं अच्छा सुनता जो कह रहे हैं अपन। आ जाओ आगे, आ जाओ जल्दी पढ़ो, है ना। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने बिहार में एक घटना मुद्दे दे दो, रित आगे बैठ जाओ, है ना। तो बिहार में एक घटना घटित हुई थी, और घटना क्या थी देखो सुनिए। घटना ये थी कि मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसके 4 बेटियां थी, और ये सबसे बड़ी जो बेटी थी उसकी शादी करनी थी, है ना। सबसे बड़ी जो बेटी थी उसकी शादी करनी थी। तो उन्होंने सोचा देखो कि जो जवाई जी थे वो TCS कंपनी में कुछ सुपरवाइजर थे शायद, तो अच्छी तनख्वाह थी, 15-20 हज़ार रुपये महीना मिलता होगा। तो वो आदमी जो था वो कोयले कंपनी में काम करता था, 7-8 हज़ार रुपये महीना। तो उसने सोचा यार बड़ी बेटी की शादी कर रहे हैं, क्यों नहीं स्कूटर दे दें, आना तो खुद लाइफ बन जाएगी, जवाई जी मान जाएगी शादी करने के लिए। तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी, थोड़ा बहुत पैसा पहले से जोड़ रखा होगा उससे करके स्कूटर दे दिया, और बड़ी बेटी की शादी होगी, सारा पैसा खत्म हो गया।
अब 3 लड़कियां और बच गई। अब देखो शादी होने के साल 6 महीने बाद जवाई जी का प्रमोशन हो जाता है और सुपरवाइजर से मैनेजर बन जाते हैं। अब तनख्वाह हो गई 50-60 हज़ार। तो जवाई जी ने अपनी पत्नी को बोला तुम्हारे घर पे जाओ, मुझे तो कार चाहिए भी। शादी के बाद भी कई लोग जो दहेज मांगते हैं ना, वो शादी के बाद भी मांग लेते हैं भी, है ना। खतरनाक लोग होते हैं। ये जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ 2 आज आपको, ये सत्य घटनाएं भी, असत्य घटनाएं या काल्पनिक घटनाएं नहीं है जो आप सोच रहे हैं, है ना। तो देखो जो दहेज प्रताड़ना आत्महत्याएं कितनी वर्क कर रही है, कितना हो रहा है, वो बता रहे हैं आपको। तो जैसे अपन कह रहे हैं आपको, जैसे उनको जैसे बोला वो बेचारी घर पर आ गई, उसने बोला भाई मेरे हस्बैंड तो ऐसे बोल रही। अब उन्होंने बोला कि अपना स्कूटरी बड़ी मुश्किल से दिया, कार कहाँ से देंगे, घर बेच के कार देंगे, तो इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, 3 लड़कियाँ और। तो अंततः उन्होंने जवाई जी को रिश्तेदारों ने समझाया, उन्होंने समझाया, समझाना भारी पड़ गया, किसी के समझाने पर नहीं समझे भाई जवाई जी। तो सारे घर वालों का दिमाग ख़राब हो गया। अंततः रात में खाने में जहर मिलाया, चारों बच्चों को खिलाया, दोनों ने पिया। तभी समझो कह सकते हैं कि दहेज प्रथा की वजह से रातों रात 6 लोगों की मौत हो गई भी, है ना। सिर्फ किसकी वजह से, दहेज की वजह से, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ख़राब चीज़ है ना। देखो अगर आप मांग रहे हैं सामने से, तो वो देखो किसी बच्चे ने मेरे पूछा भी था, सर दहेज और दान में अंतर क्या है। अरे दहेज और दान में रात दिन का अंतर है। मुँह से अगर आप लिस्ट बना कर दे रहे हो और आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसे दहेज बोलते हैं। और दान तो होता है जैसे मान लो किसी की एक ही लड़की है तो पिसान फेंको थोड़ी, फिर अरे मैं बेटी को दे देगा ना, फिर सिंपल सी बात है। तो अपनी बेटी को दे रहा है तो वो दान है, एक तरह से तुम्हें दान दे रहा है, अब तुम ले रहे हो भाई, ये पॉसिबल है, यूँ कह सकते हैं। पर वो दान कर रहे हैं, अपनी बेटी के साथ जो भी दे रहे हैं वो दान दे रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं, वो दान होता है। और दहेज ये होता है कि आप ज़बरदस्ती सामने वाले की श्रद्धा नहीं, फिर भी आप मांग रहे हो। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके बेटे के लिए अच्छा लड़का मिले, तो वो मजबूर है देने के लिए। सही बात है। ये पहली घटना थी, ये बाहर की थी। अब मैं 12 जिले की घटना सुनाता हूँ आपको। 12 जिले में भी आज से 4-5 साल पहले एक घटना घटित हुई थी। एक लड़की थी जिसकी 3rd ग्रेड टीचर से सगाई हुई थी भी, है ना। 3rd ग्रेड टीचर था, है ना, और उससे सगाई हो गई। और गांव में छोटी मोटी किराने की दुकान, है ना, ऐसे कह सकते हैं। एक लड़की और एक लड़का, लड़की बड़ी थी, लड़की छोटी, लड़का छोटा था थोड़ा, और लड़की जिसकी सगाई करी थी वो बड़ी, दोनों भाई बहन। और ज़्यादा ज़मीन भी नहीं, 1.5 बीघा ज़मीन होगी मुश्किल से, इतना। तो लेकिन उन्होंने सोच लिया भाई बेटे की 3rd ग्रेड टीचर शादी करेंगे ना, तो बच्चे की लाइफ अच्छी रहेगी और एक मोटरसाइकिल दे देंगे। मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में बात कन्फर्म होगी भी, बात कर ली कन्फर्म। अब होने के बाद क्या हुआ, अचानक से 2nd ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है अभी। और सगाई को 6 महीने हो गए, शादी बात 1 साल बाद करने की बात हुई थी। तो 6 महीने बाद 2nd ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है और बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है 2nd ग्रेड में। सिलेक्शन होने के बाद 2nd ग्रेड में हो गया ना, सिलेक्शन होने के बाद लड़के के पिताजी ने बोला या लड़के ने बोला, किसी ने बोला, आइडिया नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी ने बोला, फ़ोन किया कि भाई माँ का छोरा को देखो, माँ गाँव में 3rd ग्रेड मास्टर वहाँ के 4 पहिया की आ रही भाई, तो माँ का छोरा भी 4 पहिया की छाव, तो तान 4 पहिया के दे, तो देखो रिश्ता आगे बढ़ाओ, था के हिसाब से छोरा ढूंढ लीजिए भाई, माँ तो रिश्ता कैंसिल ही माना जी भाई, ऐसे बोल दिया। अब ऐसे बोलते दूल्हे के जो लड़की के पिताजी थे उनका तो दिमाग खराब हो गया, होएगा ऐसे ही यार, है ना। 6 महीने सगाई चल रही, लोगों को पता है, पूरे समाज को पता है ना, लड़की वालों को ज़्यादा बेइज्जती होती भी, है ना। तो ये हुआ। अब वो 5-6 दिन से उनको नींद नहीं आया अच्छे से, तो अचानक से बेटी की नज़र गई कि पिताजी आजकल टेंशन में रहते हैं, 5-6 दिन हो गए, ऐसी क्या बात हो गई भाई। तो मम्मी से पूछा उन्होंने, बच्चे ने कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई पापा जी, इतने टेंशन में क्यों रहते हैं। पर उसने बताया कि ऐसी बात है, तेरे ससुराल से फ़ोन आया था और वो कार की डिमांड कर रहे हैं। वो तो हम पॉसिबल नहीं, घर बेच के थे जब जाके कार हो। और गाँव में घर हो कीमत क्या 4 से 5 लाख रुपये, और इससे ज़्यादा क्या कीमत होती है गाँव में घर की, हाँ ये कीमत होती है ना। तो यूँ समझ लीजिए कि ऐसा तो कर नहीं सकते। तो लड़के का दिमाग ख़राब हो गया। तो लड़के ने सोचा अगर हमारे पिताजी मर जाओगा भाई टेंशन कर कर, तो ऐसे ब्याह कर भी कहीं करेंगे भाई। सही बात है। तो लड़की 12 कोतवाली आई, ये रियल घटना भी है ना। 12 कोतवाली आई और केस दर्ज कराया, रिकॉर्डिंग वगैरह उन्होंने पहले ही कर ली थी, है ना। तो 2nd ग्रेड की मम्मी, 2nd ग्रेड का पापा, 2nd ग्रेड का मामा जी, सब थाना में आ गए भाई। आगे तो बात है और कहीं केस दर्ज कराया और वहाँ बंद हुआ कह रहा भाई और माँ तो फैसलो कर लेगा भाई, माँ कोई ना जो पैसे वैसे माँ तो मजाक करे भाई, है ना ऐसे। तो भाई लड़की ने बोला कि तुम जैसे दहेज के लालचियों का कोई भरोसा नहीं, अगर आप कर भी लो अभी तो बाद में जिंदा चढ़ा दे, तुम्हारा भरोसा होगा भाई ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता भैया, ऐसे लोग कर देते हैं ऐसा कांड, है ना। तो तुम तो जेल में रहो तो ज़्यादा बच्चा रहेगा। तो अच्छा केस बनाया उनके ऊपर। तो आपको अगर फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि मम्मी की, मामा जी की और पापा जी की जमानत तो हो चुकी है, 2nd ग्रेड अभी भी जेल में आगे बता रहा हूँ मैं आपको, 2nd ग्रेड अभी भी जेल में ही है ना। ये केस बहुत खतरनाक केस बनता है भाई, अगर आपको पता हो तो बहुत ख़राब केस है ना। एक बार तो दूसरा केस हो, आपने किसी को कूट भी दिया हो, फोड़ भी दिया हो, तो इसकी जमानत होने के चांस है, इसकी जमानत होने के चांस नहीं है भाई,
है ना। अगर लड़की की गवाह एकदम से लग जाती है, सबूत है, तो इसके जमानत के बिल्कुल भी चांस नहीं है। लड़की अगर फैसला नहीं करती है तो, है ना, तो सेकंड गेट अपना है तो कितना रुपया कमा ले तो जो रहे पाल तो मर के भाई, है ना। अब जिंदगी में छूटो को जब भी कहीं करोगे, खमटाने करोगे और कहीं करोगे भाई, है ना, ऐसा ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने दोनों अपन ने बताए दहेज प्रथा वाले। अब मैं पॉइंट एक एक करके समझाता हूँ जो पॉइंट मैंने आपको समझाए थे। तो पॉइंट तो मैंने बोला था आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि फरबल नाम का व्यक्ति कटघरे में खड़ा है। कटघरा जानते हो आप? कटघरा देखा ना, जहाँ अपन वो कसम वसम खाते रहते हैं, है ना, ऐसा होता है, वहाँ पर खड़े होते हैं ना इसी प्रकार से, तो कटघरा होता है। तो कटघरे में खड़ा है मान लो, कह सकते हैं, और वहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, वास्तविक बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, किसी से तुलना नहीं करता, हमेशा अपने दायरे में रहता हूँ और कभी भी प्रश्न सूचक नहीं होता हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, मैं कभी कभी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता हूँ और भारतीय कला संस्कृति को भी मानता हूँ। ये 8 पॉइंट अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो मेरी गारंटी है कि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भी। तो एक एक करके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको समझना शुरू करते हैं अपन। तो पहला पॉइंट अगर आपने सुना है अच्छे से तो मैं बोल रहा हूँ, देखो सुनो, मैंने बोला था ना, मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। पहली लाइन में यही बोला था मैंने कि मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। तो सत्य बोलता हूँ मतलब प्रबल तर्क सत्यता पर आधारित होते हैं। प्रबल तर्क जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? सत्यता पर आधारित होते हैं। जबकि निर्बल तर्क जो होते हैं वह असत्य होते हैं भी। निर्बल तर्क क्या होते हैं? असत्य होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं प्रबल तर्क सत्यता पर आधारित होते हैं, जबकि निर्बल तर्क जो होते हैं वह असत्य होते हैं आपके। निर्बल तर्क होते हैं वो क्या होते हैं आपके? असत्य होते हैं। ठीक है, अब सत्य और असत्य को समझा देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। जब भी तो मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके सामने सत्य और असत्य को समझाने के लिए, है ना। तो एग्जाम्पल क्या था अपना? कथन ये था, भारत सरकार को दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अपन कह रहे हैं आपके सामने भारत सरकार को दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये बोला था मैंने। अब कथन देने वाले सत्य और असत्य 2 लड़के थे अपने। तो एक बच्चे ने बोला था अपना दूसरा कथन और दूसरे तर्क बोला था ऐसा। तो दूसरा तर्क बोला था किसी बच्चे ने, हाँ, तो क्या बोला था बेटा आपने? नहीं, आपने सेकंड नंबर वाला, फर्स्ट वाला काम नहीं आ रहा आपने। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। सत्य और असत्य 2 तरह के तर्क होते हैं भी। तो इन्होंने बोला था नहीं, ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था दहेज लेने और दहेज देने पर डिपेंड करती है ना? क्या देश से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या घटेगी? नहीं। तो भैया इन्होंने जो बोला ना पूर्ण रूप से असत्य था भैया। क्या था बताओ? असत्य। तो इनका जो तर्क था वो निर्बल था। इनका जो तर्क था वो क्या था? निर्बल था, क्योंकि इन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी है। किसके बारे में बात करी है? अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी, इसलिए वो निर्बल था। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है ना वो इसी पे डिपेंड नहीं करती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये होगी असत्य बात। अब सत्य सुनाता हूँ मैं। तीसरे वाले जो भैया ने बोली थी वो सत्य बोला था। देखो तो बताओ क्या बोला था भैया आपने? हाँ, इन्होंने बोला था हाँ क्यों नहीं, ऐसा करने से दहेज प्रथा कर्ण हो रहा है, आत्महत्याओं पर हम काफी हद तक काबू पा सकते हैं भैया। इन्होंने बोला था हाँ क्यों नहीं, ऐसा करने से दहेज प्रथा कर्ण हो रही आत्महत्याओं पर हम काफी हद तक काबू पा सकते हैं। मैंने यूँ कहा तुमसे 100% काबू पा सकते हैं भैया? मैंने कहा काफी हद तक काबू पा सकते हैं। तो काफी हद तक काबू पा सकते हैं मतलब अपन इससे सत्य हैं क्योंकि कथन के अनुरूप है, तो पॉसिबल है आप कह सकते हैं कि ये प्रबल है। प्रबल बात में दम होता है भैया। क्या होता है? दम। वास्तव में अलग से लग जाता कि ये सत्य हैं। तो इन्होंने बोला जो सत्य है वास्तव में, मैंने यूँ तो कहा नहीं कि 100% काबू पा लेंगे, तो ये तो असत्य हो जाता। मैंने यूँ कहा कि संभावना है कि हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो वास्तव में यूँ बताओ दहेज प्रथा को कानून बन जाए और ऐसा हो जाए कि डायरेक्ट ही जो दहेज लेगा उसको उम्र कैद की सजा होगी भी, है ना। और खबर देने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। फिर देखो लोग बाग घूमे मोटरसाइकिल ले लेके खबर देने के लिए, सबूत समेत प्रोवाइड करेंगे भाई साहब, है ना, क्योंकि पैसा कमाने का एक जरिया हो जाएगा ना, है ना। तो फिर देखो और वो देर चुमान पता उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा भाई साहब, है ना। ऐसे तो कहने का मतलब ये तो जैसे सोनोग्राफी में जब से वो स्कीम आई आपको पता हो, तो पहले सोनोग्राफी हो जाती थी भैया। सोनोग्राफी में जब से स्कीम आई ना वो भाई क्या मान लो कि अगर कोई मुखबरी देता था 1 लाख रुपये, ऐसे इस प्रकार के सिस्टम आया ना जब से लोग बाग भ्रूण हत्या बंद हो गई भी यार, बहुत अच्छा हुआ ये। नहीं तो भ्रूण में लड़कियों को मरवा देते थे लोग बाग, आपको पता हो तो, है ना। तो वो जो वो स्कीम आई ना कि भाई बताने मुखबिर को 1 लाख रुपये, जो उसके साथ आएगा उसको 2 लाख रुपये, ऐसे सिस्टम बढ़ाया ना वो पैसों का। ऐसे ही दहेज प्रथा में बनाना चाहिए भी, जो सूचना दे उसको 1 लाख रुपये दो डायरेक्ट ही, तो सूचना देगा भाई गाँव का कोई भी आदमी, है ना, कि ये दहेज ले रहे हैं, अरे ये दहेज दे रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे तुम में से भी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि जैसे मैं नौकरी लग जाऊँगा तो सबसे पहले मैं दहेज दूंगा भाई, है ना, सारे पैसे पढ़ाई के उसमें से वसूल करूँगा भाई। तो कई लोगों के मन में ऐसी बातें होती है, तो ये गलतफहमी भी है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि किसी के पैसे से पैसा नहीं होता भी है। अपनी मेहनत के दम पर कमाए हुए पैसे की बात अलग होती है ना। तो वो बात है अपन कह रहे हैं आपके सामने, प्रैक्टिकली अप्रोच है। और जो अपन ने आपको बोला था
तो देखो कथन और तर्क में अपन जो पॉसिबिलिटीज अपन ने बोली थी आपके सामने, ये तीसरी वेरिएंट थी। और तीसरे में अपन ने ये बोला था तर्क में, अगर आपने सुना हो तो, तीसरा जो तर्क था आपका वो यही था। देखो तो तीसरे तर्क में क्या था, हाँ क्यों नहीं, है ना। ये तीसरा जो बोला था आपका, हाँ क्यों नहीं, ऐसा करने से देश प्रताड़ना और आत्महत्याओं पर हम काफी हद तक काबू पा सकते हैं। तो ये तो सत्य, और असत्य क्या था, नहीं ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो ये तो पहला पॉइंट समझाया मैंने, सत्य और असत्य। अब मैंने जो पॉइंट बोले थे उनमें दूसरा पॉइंट बोला था, अगर आपने सुना हो तो, प्रबल तर्क वास्तविक होते हैं भी। प्रबल तर्क क्या होता है, जब भी कभी किसी तर्क के अंदर आपको वास्तविकता का बोध हो, और तो वो प्रबल होते हैं, और काल्पनिक का बोध हो तो आप समझ लेना वो निर्बल होता है ना। जब भी किसी तर्क में वास्तविकता का बोध हो तो वो वास्तविक होता है, जिसमें कल्पना का बोध हो वो काल्पनिक होते हैं। और काल्पनिक जो तर्क होते हैं वो निर्बल होते हैं भी। काल्पनिक जो तर्क होते हैं वो क्या होता है बताओ, निर्बल होते हैं। कल्पना में बोली गई बात हमेशा निर्बल ही होती है। तो कल्पना में हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपके सामने काल्पनिक बातें, देखो सुनो, कोई लोग जो कल्पना करते हैं ना, जैसे कोई चीज़ की कल्पना करते हैं, जैसे मैं कल्पना कर रहा हूँ कल मैं एक ऐसी बाइक से ना कोचिंग आओ जाऊँ, हवा में उड़ेगी और मैं छत पर उतारूंगा भाई, है ना, आगे बात है। तो आपके मन में बात आ रही हो कि सर ये तो ऐसे हवा में फेंक रहे भाई, ऐसे कहते हैं लंबी लंबी फेंक रहे भाई सर, है ना। तो ये अपन इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये जो बात बोली, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा भैया। बताओ विश्वास कब होगा, जब आप मुझे हवा में उड़ते हुए देख लोगे बाइक पे, है ना, तब विश्वास हो जाएगा आपको। तो विश्वास तभी होगा जब कल्पना आविष्कार बन जाए। कल्पना क्या बन जाए, तो वो साबित मानी जाती है। जैसे आप कहते हैं भास्कराचार्य जी की बात करते हैं अपन, तो भास्कराचार्य जी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पहले से जानते हैं, जिन्होंने नाम दिया था धारणात्मक शक्ति। और उन्होंने पहले कहा था जब हम ऊपर के ऊपर थूकते हैं ऐसे तो वापस नीचे आता है, पृथ्वी में कुछ न कुछ जरूर है ना। उस शक्ति का नाम दिया था उन्होंने धारणात्मक शक्ति, अपनी किताब में लिखा उन्होंने। लेकिन भैया उन्होंने सिर्फ सोचा, साबित नहीं किया, है ना। सोचा, रजिस्टर नहीं कराया, साबित नहीं किया। और बाद में लोग कहते हैं कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे जो सेव पड़ करी, उन पता पड़ो ग्रेविटी की खोज कर दी, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज की। अरे उससे पहले भी एप्पल गिरते थे दुनिया में, नौ टाइम पे एप्पल थोड़ी गिरा था भाई। यानी कहने का मतलब भास्कराचार्य जी इस बात को पहले से जानते थे भी, बस साबित किसने किया, न्यूटन ने। तो आविष्कार किसके माने जाते हैं, न्यूटन के। कभी सुना है भास्कराचार्य जी का आविष्कार भी नहीं, तो जिसने साबित किया उसी का माना जाता है। तो देखो अपन कहते हैं कि कल्पना में जो बात बोले, जैसे आप सोच लो मेरे हाथ में लड्डू दिख रहा है भाई, ये देखो कितना अच्छा लड्डू है, ये मैंने लिया, ये मैं खा गया भाई। मन के लड्डू, मन के लड्डू काल्पनिक होते हैं भी। मन के लड्डू क्या होते हैं, देखो आंखें बंद करके फटाफट गोवा घूम के 2 सेकंड वापस आ भी गए। मन की गति ये भी काल्पनिक होती है। मन की गति से बड़ी गति किसी की नहीं होती। देखो कई लोग तो यहाँ बैठे बैठे आंखें बंद कर कुंभन नहा के वापस आ भी गए थे, कि सर हम तो आ गए फटाफट, अभी नहा के आए, डुबकी भी लगा लिए, फटाफट आ गए 3 सेकंड में। तो मन की गति का भी फास्ट होती है, क्योंकि इमेजिन तो इस वजह से कर पा रहे हैं, उन्होंने वीडियो में देख रखा है, इमेजिन कर ली, नहा लिया, कूद गया, ठीक है आ गया भाई, वापस आ गए। तो मात्र 3 या 4 सेकंड में वापस आ रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये मन की गति होती है। जो कल्पना में जो बात बोली जाती है, जब भी कभी किसी तर्क के अंदर काल्पनिक बात बोली जाए तो देखते बोल देना भाई निर्बल है। देखते क्या बोलते हो भाई, निर्बल है। प्रबल होती है वास्तविक बातें। कौन सी बातें, और वास्तविक का देखते पता चलता है बेटा। कोई भी जो वास्तविक बात होती है ना वो देखते पता चलेगा। काल्पनिक जो होगी ना उसका तो पता नहीं चलता है। काल्पनिक तो यूँ कल्पना में दिखती है, कल्पना में बोली गई बात है यार। जो रजिस्टर्ड चीज़ होती है उसका तो अपना आप ही पता चलेगा। तो ये होता है वास्तविक और काल्पनिक। और तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला था आपके सामने, बोला था आपने सुना हो तो, पर मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, वास्तविक बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रबल तर्क स्पष्ट होते हैं भैया। प्रबल तर्क में जो बात बोली जाती है ना वो स्पष्ट होती है। निर्बल तर्क में जो बात बोली जाती है वह अस्पष्ट होती है ना। प्रबल में जो बात बोली जाती है वो क्या होती है, स्पष्ट होती है। और निर्बल में जो बात बोली जाती है वो क्या होती है बताओ, अस्पष्ट होती है। तो ये तो होती है आपकी स्पष्ट, और ये क्या होती है आपकी अस्पष्ट बात होती है। ये तो स्पष्ट ही बोला जाता है, अरे क्या बोला जाता है, अस्पष्ट बोला जाता है। अब स्पष्ट और अस्पष्ट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पर देखो सुनो, कोई भी बात एकदम क्लियरिफाई बोली जाए तो वो तो स्पष्ट होती है, और कोई बात अगर क्लियरिफाई नहीं बोली जाए तो वो अस्पष्ट होती है। अब क्लियरिफाई कैसे, जैसे मैं एक बात कहूँ आपके सामने, आज कहा मैंने कि मैं कल कोटा जाऊँगा, ठीक है, तो मैंने इतना सा कहा बस मैं कल कोटा जाऊँगा। अब जैसे मैंने ये बात बोली और तुम्हारे मन में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाए या प्रश्न बन जाए, तो इसका मतलब मैंने तुम्हें स्पष्ट नहीं बताया भाई कोई भी चीज़। अगर मैंने कोई चीज़ समझाई और वो समझ में आने के बाद तुम्हारे दिमाग में सवाल बन रहे तो तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट नहीं हुआ भैया। स्पष्ट ही प्रबल होता है, और जो स्पष्ट नहीं हुआ वो निर्बल होता है। जैसे मैंने बोला मैं कल कोटा जाऊँगा, तो तुम्हारे दिमाग में सवाल बढ़ गया,
सर क्यों कोटा जा रहे हैं, क्लास मिस नहीं होगी है ना। तो कल क्यों कोटा जा रहे हैं, तो क्यों का भाव आ रहा है, देखो आ रहा है ना क्यों का। अगर मैं यूँ बोलता कल मैं अपने दोस्त को मिलने हॉस्पिटल कोटा जाऊँगा, तो आपके दिमाग में क्लियर था, तो आपके एक दूसरे से पूछते भी नहीं, डायरेक्ट सोच लेते कि सर ने कहा था यार अपने दोस्त को मिलने कोटा हॉस्पिटल में जा रहे हैं, है ना। तो ये बात आपके दिमाग में पहले से क्लियर हो जाती, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पड़ती कि भाई नहीं पड़ती। तो ये स्पष्ट बात थी। तो स्पष्ट बोली जाती है वो स्पष्टता पर आधारित होती है, और अस्पष्ट होती है। देखो अस्पष्ट क्या होती है बताओ, अस्पष्ट होती है, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल ही बात है। तो अपन कहते हैं स्पष्टता पर आधारित होती है और अस्पष्ट होती है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 भी मैंने बोला था, अगर आपने सुना हो तो, परबर तक सत्य वास्तविक और स्पष्ट होते हैं लेकिन तुलनात्मक नहीं होते। बोला था ना मैंने, क्या नहीं होते, तुलनात्मक। तो अपन कहते हैं प्रबल तर्क कभी भी तुलनात्मक नहीं होते हैं भैया, तुलनात्मक नहीं होते हैं, जबकि निर्बल तर्क तुलनात्मक हो सकते हैं। निर्बल तर्क होते हैं ना, वो तुलनात्मक हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग किसी से तुलना करते हैं वास्तव में निर्बल होते हैं, लोग भी और तर्क भी, याद रखिएगा। जहाँ किसी से तुलना दर्शाई जाए तो वो सब निर्बल है। तो एक बात कान खोल के सुन लेना अच्छे से, जब किसी देश के साथ, किसी राज्य के साथ, किसी नदी के साथ, किसी महाद्वीप के साथ, किसी सागर के साथ, किसी जिले के साथ, किसी तहसील के साथ, किसी गांव के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी समुदाय के साथ, किसी जाति के साथ, किसी जानवर के साथ अगर तुलना दिखाई दे तर्क के अंदर, तो देखते कहते हैं ना निर्बल है भैया। देखते क्या बोल दोगे, निर्बल। जैसे अपना पहला तर्क भी था, अगर आपने सुना होता है, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला था तर्क जो भैया ने बोला था। क्या बोला था भैया, बिल्कुल सही बात है, हाँ क्यों नहीं दूसरे देश वैसा कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ क्या दूसरे देश के साथ तुलना नहीं हो गई, हो गई ना, हो गई दूसरे देश के साथ तुलना। और तुलना होते ही क्या हो गया बताओ, निर्बल हो गया। क्या हो गया बताओ, निर्बल। तो दूसरे देश के साथ तुलना हो गई, हाँ क्यों नहीं दूसरे देश वैसा कर रहे हैं। अरे दूसरे देश कर रहे हैं, तो जब भी दूसरे देश के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे जिले के साथ, दूसरी नदी के साथ या किसी के साथ हम तुलना करते हैं तो निर्बल हो जाता है भी। जब भी हम किसी के साथ तुलना करते हैं तो क्या हो जाता है बताओ, निर्बल हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी हम तुलना करते हैं तो क्या हो जाती है आपका, निर्बल। जैसे कोई व्यक्ति तुलना करता है, जैसे भैया है, देखो हमको कहीं कमी लगती है ना, 16 साल इस फील्ड में हो जाएंगे 6 जुलाई को, तो जब हमको कमी लगती है तो हम किसी बच्चे को बुला लेते हैं, है ना। जैसे मैंने भैया को बुलाया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। अब देखो हम इस बारे में बेहतर जानते हैं क्योंकि इस फील्ड में 16 साल से भी है, अच्छी तरह जानते हैं। तो मैंने इन भैया को बुलाया और बुला के बोला कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, तुम अहंकार में जा रहे हो और कॉन्फिडेंस में कि भाई तुम्हें लग रहा है कि भाई हमें ज़्यादा आता है, ठीक है भाई। तो मैंने इनको बोला, फिर इन्होंने क्या बोला पता है, इन्होंने मेरे को बोला सर भले में मुझे कम आता है, फिर मेरे जितने भी दोस्तों से ज़्यादा आता है, तो मैं तेरे दोस्तों के साथ तैयार थोड़ी कर रहा हूँ तुझे, मैं 10 लाख से कम्पीट कराने के लिए तैयार कर रहा हूँ तुझे। तेरा कंपटीशन तेरे दोस्तों से नहीं है, 10 लाख बच्चों के साथ है कम से कम। जाने कितने बच्चों के साथ है, तो उस हिसाब से बात करिए मैंने 10 लाख के हिसाब से। मेरे को 2-5 बच्चों के साथ बात नहीं करता कभी भी, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई कमी है तेरे अंदर, वो इंप्रूव कर सकता है। और मुझे पता है कि अगर ये थोड़ी और कम इंप्रूव करेगा तो रैंक दे सकता है भी, इसलिए अपन ने ऐसा कहा है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो प्रबल वो लोग होते हैं जो किसी तुलना कर दे अपने दोस्तों के साथ, तो क्या ये प्रबल हो सकते हैं, नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ तुलना कर रहे हैं कि मैं वैसे, कई लोग कहते हैं ना मैं ब्लैक कमाओ पढ़ी से ज़्यादा हो भाई, कई लोग कहते हैं ना मुँह ब्लैक कम सुंदर है पढ़ी से ज़्यादा सुंदर है भाई। तो लोग भाई इसी बात से खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई गंजे रहते हैं भाई, ओ ब्लैक मुँह थोड़ा गंजो पर इससे ज़्यादा बाड़ा मार माता भाई, फिर भी खुश रहते हैं लोग बागा ना, इस बात को देख के खुश रहते हैं कि भाई मार माता में इससे ज़्यादा बाड़ा भाई, हाँ ना। वो तो बिल्कुल ही गंजो भाई, हाँ वो तो माता में बाड़ी कोई नहीं, बिल्कुल भाई बोलते ही नहीं बोलते भाई। तो यही कह रहे हैं मैं आपके सामने, तुलना आजकल तुलना करना काफ़ी बड़ा सिलसिला हो गया अभी, लोग बात तुलना करते ही रहते हैं। जो लोग तुलना करते हैं वो निर्बल होते हैं, और जहाँ तर्क में भी तुलना होती है वो भी क्या होता है बताओ, निर्बल होते हैं। मतलब तुलनात्मक तो इंसान को होना ही नहीं चाहिए, और तुलना होना ही नहीं चाहिए। एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ, रीट 2018 की बात है, 18 की बात है, रीट की सेकंड लेवल BSc B.Ed की बात है। तो 2 लड़कियाँ आई थी यहाँ पर डेमो में, उनमें से एक गवर्नमेंट टीचर अभी इधर नारगढ़ साइड पोस्टेड है ना। तो उनको मैथ पढ़नी थी, है ना, ये रियल घटना बता रहा हूँ अभी मैं आपको। उनको गणित ही पढ़नी थी, तो और सब्जेक्ट उन्होंने पहले पढ़ लिया या कुछ हो ऐसा हो, तो मैथ पढ़नी थी। वो आया कि सर मैथ की फीस कितनी थी, मैंने बोल दिया भाई 3500 रुपये फीस, है ना, सेकंड लेवल के लिए मैथ पढ़नी है आपको। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने पढ़ने नहीं आए 3500 सुनने के बाद, ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ, है ना। तो पढ़ने नहीं आए, फीस सुनने के बाद डायरेक्ट दूसरी जगह चले गए, है ना। अब दूसरी जगह देखो होता है कई जगह वो चले गए, वहाँ बैठे हैं पढ़ रहे हैं। अब वो कोई लड़का बैठा होगा जिसने, हो सकता है कि कभी उसके भाई वगैरह ने किसी ने यहाँ से मैथ पढ़ी हो, उसके पास मेरे नोट्स हो, है ना। तो उसने बीच में सर पढ़ा रहे हो क्लास में बीच में कह दिया कि सर आपने एक क्वेश्चन में पूरा पेज भर दिया सर,
है ना। मेघराज जी सर तो ये बताते हैं क्वेश्चन शुरू हुआ ये खत्म हो जाता है, ये बताओ आंसर आ गया, उसने बच्चे टीचर को क्लास में बोल दिया। देखो ज़िंदगी में कभी बच्चे को टोकना नहीं चाहिए, टीचर हो चाहे कोई भी हो। आज आप बताओ किसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका बता रहे हो तो मैं यूँ बोलूँगा ना, हाँ ऐसे कर सकते हैं बेटा, मैं यूँ बोलूँगा कि नहीं कर सकते हैं। ये कहने का अच्छा तरीका क्यों बताओ आप लोग, नहीं तरीका है ना। आज किसी बच्चे ने दूसरा तरीका बताया, क्वेश्चन करने के 8-10 तरीके, कितने भी तरीके हो सकते हैं गणित के अंदर, आप जानते हो सकते हैं ना। तो किसी बच्चे ने दूसरा तरीका बताया, मैं क्या बोलूँगा, हाँ बेटा ये तो सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यही बोलने का तरीका होता है। तो टीचर मेरा नाम लेते, टीचर का दिमाग खराब हो गया क्लास में, है ना। अब टीचर का दिमाग खराब हो गया तो उसने बोला, तो ये समझो को 15 मिनट की क्लास हुई थी, फिर 45 मिनट तक उसने मुझे ही पढ़ाया। ये समझा, मुझे पढ़ाने का मतलब समझा, मतलब 45 मिनट तक मेरी चर्चा की उसने, मेरी चर्चा क्लास में, वो तो यूँ है ऐसे, यूँ है ऐसे, यूँ, मतलब मेरे बारे में बताया 45 मिनट तक। कमाल कर दिया, जितनी उनके मन में भड़ास थी ना वो सारी 45 मिनट क्लास में निकाल दी। भले एक सवाल ना बताया बाकी क्लास में, बाकी सारे मेरे बारे में पढ़ाया उन्होंने 45 मिनट। मेरे को लेक्चर बना दिया, मेरा मतलब मेरा ही पढ़ा दिया सारा 45 मिनट तक, है ना। आगे तो बता रहा हूँ मैं आपको, इफेक्ट है ये, मुझे पता नहीं चलती अगर वो लड़कियाँ वापस दोबारा नहीं आती तो उनको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत आई होगी तो वापस आई। अब आके बोले कि सर हमें तो ये पढ़ना है, फिर उन्होंने यहाँ एक दिन पढ़ के देखा, उनको अच्छा लगा, पर समझाने के तरीके बहुत अच्छे लगे, और समझने के बाद उन्होंने फीस जमा करते वक्त तो बोला मेरे को, सर एक बात बताया, बुरा नहीं माने, बताओ मुझे बुरा क्यों लगा, मुझे बुरा आज तक लगा ही नहीं, मुझे पढ़ाते हुए देखा आपने कभी, मेरे चेहरे पे सिकिन देखे कभी कि मैं कभी आपको ऐसा गुस्से में दिखाऊँ या मैंने कभी गुस्से में गणित पढ़ाई हो। मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ भैया, कुछ मिजाज इंसान है हम दुखी आज तक हुए ही नहीं कभी। दुखी किस बात के लिए होंगे बताओ आप, तो जब भगवान ने सब कुछ ही दे रखा है तो दुखी किस लिए होंगे। आराम हम आपका हमारे काम से प्यार करते हैं, दुखी क्यों होंगे, सही बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई सर मैं वहाँ गई थी, आपने जब फीस बताया उसके बाद तो मैं 2 दिन वहाँ पढ़ी, तो वहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था आपके बारे में, इतनी बातें बोली। तो मेरे चेहरे पे स्माइल थी, मैंने हंस के जवाब दिया उनको। उन्होंने बोला सर इतना कुछ बोला आपके बारे में फिर भी आप हंस रहे हैं। तो मैंने उनको एक बात समझाई, बेटा आप भी याद रखना लाइफ में, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आज के टाइम पे इस जो वक्त आपको प्रेजेंट टाइम पे जो कलयुग चल रहा है ना बेटा, इस टाइम पर तो इंसान को भगवान को याद करने का टाइम नहीं है। किस्मत वाला हूँ मुझे याद कर रहा है, ये कम बात नहीं है, तो कोई ना खास बात तो होगी मेरे अंदर जो मुझे याद कर रहा भी है, भले बुराई करके कर रहा है, सही बात है ना। कोई ना कोई खास बात होगी मेरे अंदर जब भी याद कर रहा है ना, तो याद क्यों करता, सही बात है ना, याद इसीलिए कर रहा। अरे एक और बात बताओ बेटा, आज 7,000 रुपये मेरे पास आए तुम्हारे 3500, वो इसी वजह से आए कि उसने तो बुराई करी है। तो तुमने भी सोचा यार एक बार फट के देखते हैं, अगर ये 7,000 रुपये नहीं आते मेरे, अगर वो बुराई नहीं करता तो, समझ रहे ना बात। तो कहने का बोला अगर कोई आपको गलत ठहरा रहा है, गलत बात कर रहा है, तो आप उसको स्माइल के जवाब दो, लड़के नहीं, अपने काम से जवाब दो। मैंने आपको पहले भी समझाया, अपनी मेहनत से जवाब दो उसको। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने का तुलनात्मक इंसान को कभी होना ही नहीं चाहिए किसी तुलना, मेरे को उससे ज़्यादा आता है। अरे ज्ञान की कोई लिमिट है, ज्ञान की कोई लिमिट है क्या, जब हम तुलना कर देते हैं कि मुझसे उससे ज़्यादा आता है, या किसी टीचर के ऊपर चर्चा करते हैं उससे कम आता है मुझे ज़्यादा आता है, ये कोई तरीका है आपका। आप अपना काम ईमानदारी से करें, आप अपना काम क्या करें, ईमानदारी से करें, तुलना करने की जरूरत ही नहीं। हम क्लास में खड़े करो मैं इतना आओ कोई नहीं ना आओ, अरे तो रावण हो गए तू, तार अहंकार हो गए भाई, इतना हो तीन ओरान ना हो, रात हो गो यार, चीज़ें तो वही वर्थ को सकते पायर स्क्वायर ही हुआ है, ओराने भी आवा, सही बात है ना। तो यूँ अहंकार कैसे, अहंकार किस बात का भी, सही बात है ना। तो अहंकार नहीं होना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि प्रबल तरक कभी तुलनात्मक नहीं होता भी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को याद रखना, जब किसी देश के साथ, किसी जिले के साथ, किसी राज्य के साथ, किसी तहसील के साथ, किसी गांव के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी समाज के साथ, किसी जाति के साथ, किसी महाद्वीप के साथ, किसी सागर के साथ, किसी नदी के साथ अगर तुलना हो जाए तो देखते कहते ना, मैंने बोला है निर्बल है, क्या बताओ, निर्बल है, क्योंकि तुलना हो रही है। और अपन यहाँ भी बताया आपको, हाँ क्यों नहीं दूसरे देश में ऐसा कर रहे हैं, तो बताओ देश के साथ तुलना हो रही है, तो बताओ क्या था ये, निर्बल। तो चौथा पॉइंट समझ में आया भी आपको। आज के बाद ऐसा अगर तर्क आता है तो गलत कर दोगे आप, जब तुलना हो जाएगी। तो ये चौथा पॉइंट था अपना। अब पांचवा पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको, देखो सुनो, पांचवा पॉइंट मैंने बोला ही था आपको, नोटिस करा रहे, मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, वास्तविक बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, किसी से तुलना नहीं करता, और हमेशा अपने दायरे में रहता हूँ। हमेशा क्या रहता हूँ, अपने दायरे में रहता हूँ, ये दायरे में रहता हूँ। और देखो जो हमेशा प्रबल तर्क होते हैं ना, अपने दायरे में होते हैं भी, क्या होते हैं बताओ, और निर्बल तर्क होते हैं ना, वो दायरे से बाहर भी हो सकते हैं, दायरे से बाहर। कई लोग बिना मतलब बोलते रहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता तब भी बोलते रहते हैं। इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, सही बात है ना। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने, दायरे के बाहर सटीक बोलो, कम बोलो, और बहुत प्यारा बोलो। हाँ नहीं, याद रखिएगा, जैसे अपन तो दायरे की बात करते हैं तो दायरे के 2 एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कथन दूंगा मैं दूसरा, जैसे दोनों लड़कियां बैठी आगे और मैंने कथन ये बोला चींटी को मारना है। कथन क्या बोला मैंने, चींटी को मारना है। अब दोनों को चींटी मारने का तरीका अलग अलग हो सकता है बेटा। जैसे इन्होंने बोला, जैसे मनोबर बेटा आपको चींटी मारनी है, चींटी यहाँ पड़ी है,
तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फटाफट भाग के या वहाँ से उठ के गए, उठा के जाने के बाद यहाँ ने देखा कि इनको पता है कि भाई चीटी मारने की दवाई लेके आनी, तो इन्होंने फटाफट प्रताप चौक पर गए, प्रताप चौक देखा वहाँ जाम लगा हुआ है तो उधरों का निकलना मुश्किल है, फटाफट इन्होंने अपनी स्कूटी घुमाई, घूम के इधरों का है और फिर चार मुचौराह गए, चार मुचौराह उधर घूम के दरबार चौराह गए, वहाँ जाकर पूछा चुन्नीलाल जी पंसारी की दुकान कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला भाई इधर इस गली में चले जाओ। उस गली में जैसे ही गया वो, गली में जाने के बाद पूछा भाई पंसारी जी कहाँ गए, वो रोटी खाने गए, वहाँ बैठ गया 5-10 मिनट, वो रोटी खाना खा के जो आए तो उनसे बोला भाई कि एक काम करो चीटी मारने की दवाई दो। चीटी मारने की दवाई जैसे उन्होंने दी वो दवाई लेके आए, इन्होंने लिया और यहाँ आके कोचिंग में आके इन्होंने पूछा सर कौन सी वाली चीटी मारनी है, मैंने कहा ये वाली चीटी मारनी, इन्होंने चीटी का पाउडर रखा थोड़ा सा और चीटी का दिमाग खराब होगा, चीटी ने अपना रास्ता बदल लिया, दूसरे रास्ते में जाने लगी, तो इनका दिमाग खराब हुआ, चीटी को इन्होंने उठाया और चीटी मार दी, ये मर गई चीटी। ये इनकी चीटी मारने का तरीका था भैया, देखो कितना खतरनाक तरीके से चीटी मारी इन्होंने, है ना। तो ये अपने दायरे में नहीं बोले भैया, बोले भाई दायरे में। अब ये दूसरे आए, इन्होंने क्या बोला, ओ सर कुछ छोटी मोटी बात करी, ये चीटी उठाई ये मार दी, ऐसे भी तो कर सकते थे। एंड में किया तो यही ना, एंड में इन्होंने भी तो यही किया था जो इन्होंने किया है, सही कह रहा हूँ मैं आपको। तो बस ये दायरे में थे, सटीक, कम और अच्छा। जब भी तो मैं कहता हूँ भाई कंपटीशन में ज़्यादा पढ़ने वाला को सिलेक्शन नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बोला है, कम पढ़ो, सेलेक्टेड पढ़ो और अच्छा पढ़ो, फिर देखो आप रैंक आपकी, मैं गारंटी लेता हूँ। ईमानदारी से मैं कहता हूँ आपके सामने रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, ईमानदारी से मेरी कॉपी पढ़ लो, औकात नहीं एग्जाम की क्वेश्चन बाहर निकाल दे कॉपी से, हाँ इतना चैलेंज करते हैं, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कम पढ़ो, फा पर दे, सिलेक्शन थोड़ी होता है मूवी भी पढ़ लूँ, मूवी भी पढ़ लूँ, अरे तुम इस पढ़ाने वाले विश्वास नहीं है जिससे पढ़ रहे हो आप, इतने सालों से कंपटीशन पढ़ा, विश्वास होना चाहिए। तो कम पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो और अच्छा पढ़ो, होना होगा तो उसी में हो जाएगा। बिना मतलब फा पढ़ रहे वो भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, पूरी दुनिया पढ़ ले, फिर वो मुमकिन हो जाएगा नुकता की नहीं, परसों लाओ ना भैया पढ़, मुमकिन नो जो परसों न देखे कभी कहीं भी, जैसे शादी में नुकता हम जावा ना, जय वहाँ थे लाते रहे ना थान देखोगी, एक बड़ी थैली रे है ना साढ़े की जो थैली ले ली, कल माँ गन्ना वो नाए वहाँ कान पड़ती जो भाई, पर उमें पुड़िया भरेगा, उमें गुलाब जामुन भर देगा, उमें सेवड़िया और उमें नुकती भर देगा भाई, वो तो बढ़िया दिमागदार रहे जो मैं सब्जी ना भर भाई, सब्जी गन्ने बना ले भाई, है ना। जैसे गन्ने ले रहा हो ना जब खार देखे तो सेवड़ा, आधा सेवड़ा तो मीठा लाग रहा और नुकती चरकी लाग रही भाई, पता ही ना पड़ कैसे लाग रहा भाई। अरे कभी कभी तो पापड़ा खा रहा था, पापड़ा भी मीठी लाग रही है, और आधी पापड़ी चरकी और आधी पापड़ी मीठी होगी भाई सब, तो गांध हो गए ना भाई, न क्या गांध हो राय तो फैल गयो। तो यही बच्चों के साथ हो रहा है, पता है, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में सिलेक्शन नहीं होता भैया, कम पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो और अच्छा पढ़ो, प्यारा पढ़ो, सिलेक्शन अपना आप होता है, और सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, देखो अपन कहें आपके सामने, तो इस प्रकार से पॉसिबल है, अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो दायरे में होते हैं और दायरे से बाहर हो सकते हैं। अब देखो, तो अपन कह रहे, तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने दायरे और दायरे से बाहर हो सकते हैं, तो ये अपन ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली अप्रोच है। देखो अगर कई बात अपन कहें आपके सामने, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन, और एग्जाम्पल और क्या होगा देखो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक तो अपन ने ये लिया है चीटी वाला, तो एक तो सिलेक्टेड इन्होंने बोला कि मारना है तो ईजिली मार दिया। भारत में एक घटना घटित हुई थी, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ, आज के पहले की बात है कि एक क्विज टेस्ट हुआ था, ताजमहल के बारे में लिखना था। किसके बारे में लिखना था? ताजमहल के बारे में लिखना था। अब ताजमहल के बारे में लिखना था तो अंग्रेजी में लिखना था, क्योंकि पेपर अंग्रेजी में था, क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी में पेपर था, पूरी दुनिया के जो लेखक थे वो भाग लेने वाले थे। 3 घंटे का पेपर था, ताजमहल के बारे में लिखना था, 40 पेज की कॉपी दी गई थी। दुनिया के सारे लेखकों ने भाग लिया, जितने भी लेखक थे उन सब ने भाग लिया, और सारे लेखक आए भी, है ना। आप पेपर शुरू हो गया, 40 पेज की बोल भी दिया था, अगर आप ज़्यादा लिखना चाहो तो फिर आपको 40 पेज से अलावा एक्स्ट्रा पेज भी मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ दायरा देख रहे थे, देखो अपन वो नोटिस करना, तो 40 पेज से ज़्यादा भी आ जाए ना तो वो भी ले सकते हो आप। तो कई लोग ताजमहल के बारे में पढ़ के आए, सुन के आए, पढ़ के आए, तो किसी ने बाबर शुरू किया, बाबर आया, वो आए, उन्होंने डुकम डुकाया, वो डुकम डुकाया, और बाद में जाकर ताजमहल बनाए। सबका एंड का नतीजा यही तक भी ताजमहल बनाना था, सही बात है, और ताजमहल के बारे में लिखना था, तो सबका एंड का जो सिस्टम था वही था। पर किसी ने 40 पेज भर दिए, किसी ने 50 भर दिए, किसी ने 30 भर दिए, पर सब लिखा। उसी भीड़ में हमारे देश के एक महान लेखक बैठे हुए थे, जिन्होंने 2 घंटे 55 मिनट तक कॉपी में पेन नहीं चलाए, वे मात्र 5 मिनट बच रहे थे। उनका दिमाग खराब हो गया, लोग बहुत लिख क्या रहे हैं भाई, है ना। होता है ना कई बार जो सामने वाला लिख रहा है, ये इतना जोर से लिख रहे हो भाई, अरे क्या लिख रहे हैं, इसे समझ में नहीं आ रहा बात, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो 5 मिनट बच रहे, तो उन्होंने बोला यार अभी देश के इतने बड़े लेखक है, दुनिया बुरा कहेगी, कुछ न कुछ तो लिखना पड़ेगा भाई। तो भैया बहुत प्यारी और एक लाइन लिखी थी जो ताजमहल के बारे में सत्य थी पहले, अब तो बहुत सारे तथ्य आ चुके हैं तो सत्य नहीं भी कह सकते अपन, उस टाइम पे यही सत्य था जो उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, 5 मिनट बच रहे थे, एक लाइन ये लिखी थी, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अंग्रेजी में था पेपर, और हिंदी में अनुवाद कर देंगे फिर। ये लाइन लिखी थी, ताजमहल इज नथिंग, इट इज़ द बंडल ऑफ टीयर्स विच इज़ फ्लोइंग बाय शाहजहां इन द स्वीट मेमोरी ऑफ मुमताज महल। ये लाइन थी भैया, इंग्लिश में पेपर था तो इंग्लिश में बोलेगा ना भैया, तो इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, और ये लाइन थी, ताजमहल इज नथिंग, इट इज़ द बंडल ऑफ टीयर्स
विच इज़ फ्लोइंग बाय शाहजहां इन द स्वीट मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल। ये लाइन बोली गई, जिसका मतलब होता है हिंदी में ताजमहल कुछ भी नहीं है, ताजमहल एक आंसुओं का ढेर है तो शाहजहां द्वारा मुमताज़ की याद में बहाया गया। अब आजकल तो बहुत सारे तर्क आ चुके हैं, ये आज़ादी के पहले की बात है, तो यही बात और लोग घुमा फिरा कर कहना चाहते थे, उन्होंने वही बात एक लाइन में कह दी। जो लोग 40 पेज में कहना चाहते थे ना, वो बात उन्होंने एक लाइन में कह दी। उस पुरस्कार से उन्हीं व्यक्ति को सम्मानित किया गया। और ऐसे खतरनाक व्यक्ति का नाम था हमारे देश का, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, बांग्लादेश का भी लिखा, नाम आप बता सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऐसे खतरनाक व्यक्ति जो थे उनका नाम था भैया रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भाई, है ना। तो पॉसिबल है, तो दायरे में जो बात करते हैं वो प्रबल होते हैं, दायरे के बाद बिना मतलब जो बोलते हैं वो निर्बल होते हैं। और दायरे की बात बीए की जो एग्ज़ाम देने उनसे अच्छा और कौन समझ सकता है। बीए का एग्ज़ाम देते हैं ना, जो बच्चे देते हैं, कहते हैं ना जैसे क्वेश्चन आता हुआ लिखा होता है ऊपर, तुमने पढ़ा होगा 300 शब्दों में जवाब दीजिए। जैसे एग्ज़ाम देने जैसे ये चलेगा एग्ज़ाम देने, है ना। अब इनके लिखा आ गया क्लियर, कई इस टॉपिक के बारे में लिखना, पॉइंट तो लिख ही देंगे, 300 शब्दों में जवाब दीजिए। जैसे चलो मैं एग्जाम्पल, मुझे कुछ याद दे रहा, मैंने बोल दिया भागवत गीता के बारे में 300 शब्दों में लिखे। भागवत गीता में जो भी नॉलेज हो आपको उसको 300 शब्दों में लिखे। ये क्वेश्चन आ गया इनके बीए के पेपर में। अब इनको भागवत गीता में जितने भी नॉलेज थी ना, कृष्ण भगवान ने सुनाई, अर्जुन को सुनाई, जहाँ जहाँ उनको याद था सब इन्होंने लिख दिया। पर जब गिने तो इनको पता चला कि 150 शब्द हुए भाई। अब इनका दिमाग खराब हो गया कि यार 300 शब्दों में जवाब देना है, नंबर नहीं देगा सामने वाला। तो इन्होंने एक बीच में एक लाइन लिखी, हे अर्जुन पहले तूने अच्छे से नहीं सुना होगा, अब दोबारा सुन, है ना। क्योंकि कृष्ण भगवान ही तो अर्जुन को सुना रहे थे, है ना। तो फिर क्या किया, ये लाइन लिख के जो 150 पहले लिखे तो वापस लिख दिए, देन रिपीट इन 2 टाइम्स, तो 300 शब्द हो गए ना। तो बीए वाला कलाकारी तो छोटी मोटी तरह कलाकारी थोड़ी होती है, 300 शब्द करना तो उनसे सीखो आप कैसे किए जाते हैं, है ना। कर देते हैं 300 शब्द। और देखो एक टॉपिक मिलना चाहिए, फिर तो देज प्रताप अगर टॉपिक आ गया ना तो गाँव में दूल्हा को ब्याह वो भी लिख देगा बे, फिर है ना। कौन देख रहे बीच में खाइए भी। और ऐसे कॉपी पढ़ते थे बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ते हैं ना कॉपी पे, ऐसे 300 शब्द उनके ऊपर होते हैं, फिर कौन पढ़ रहे बीच में खाई लिखे भाई, है ना। तो दायरे की बात होती है, दायरे की बात करिए अपन ने, एक पॉइंट और समझ लेते हैं छठा, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। फिर देखो छठा पॉइंट बोला था हमने प्रश्नवाचक वाला भी, क्या बोला था, प्रश्नवाचक वाला। और छठा पॉइंट अब था प्रबल तर्क जो होता है ना, कभी भी प्रश्न सूचक नहीं होता। अभी प्रबल तर्क होता है कभी भी प्रश्न सूचक नहीं होता, ये प्रश्न सूचक होता है, कभी भी प्रश्न सूचक नहीं होता है। और ये क्या होता है बताओ, प्रश्न सूचक होता है, ठीक है भाई। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने प्रश्न सूचक होता है, नहीं होता है, और ये होता है। तो मैंने बोला भी था, जब भी किसी तर्क के पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए, जब भी किसी तर्क के पीछे क्या आ जाए, देखते कहते निर्बल है। जैसे यहाँ था, जैसे मेरे भैया को बोला था ना, कथन बोला था, भारत सरकार को देश प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भारत सरकार को देश प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ठीक है। ये बोला था मैंने, भारत सरकार को देश प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला था, क्या, तो इनके समझ में नहीं बात, तो मैंने एक बार और बोल दिया, भारत सरकार को देश प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फिर बोला क्या, अरे जब इनके सवाल ही समझ में ना आ रही हो, यो बेरो भाई इनके ऊपर मत लेना मैं जनरल थॉट ले रहा हूँ आपके सामने। जब इनके सवाल ही मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ पढ़ाने के साथ, तुम इनकी मत समझना कि रियल में इनकी नहीं कह रहा हूँ भाई। इनके सवाल मैं बोल रहा हूँ, जिनकी बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, होता है बेरे हो, अरे कोई समझ में नहीं आ, जब बार बार करो क्या क्या, तो ये बताओ। तो इनके बाद जब सवाल ही समझ में ना, तर्क कहाँ से देंगे ये, जिसके सवाल ही समझ में ना आया तर्क दे देंगे क्या, तो निर्बल भी है। क्योंकि जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो देखते कहते हैं निर्बल होता है भी है। 2 छोटे छोटे पॉइंट और उनको भी समझ लेते हैं अपन। और 7वां पॉइंट अपना क्या है, देखो सुनो, 7वां पॉइंट बोला था अपन, आपको याद हो तो कौन सा था बताइए। प्रबल तर्क में से एक अर्थी होता है भी है। प्रबल तर्क जो होता है वो क्या होता है, एक अर्थी। और जो निर्बल तर्क होता है वो द्विअर्थी हो सकता है। निर्बल तर्क होता है वो क्या होता है बताओ, द्विअर्थी हो सकता है। और द्विअर्थी मतलब एक अर्थ। जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं ना भैया, जैसे 2 मुंडा के चकलोंड बोलते हैं लोग, बाजी के कहे ना 2 मुंडा भाई का, मेट्रो को आईडी पैसे वहाँ से आए लोग, मेट्रो ट्रेन है ना 2 आईडी चलवा, उनको आईडी चकलोंड से आए। चकलोंड जानते हैं ना, चकलोंड आप गाँव में देखे क्या आपने, 2 मुंडा की, है ना। एक बार 28 साल है, फिर एक 6 महीना 28 साल है ना। ऐसे लोग बाग तो गाँव में इतना तक कहते हैं, तो चकलोंड के ऊपर हाथ फैला, तेल कम बढ़े भाई, है ना। पुड़िया काटे जब बोलते नहीं बोलते, पुड़िया निकालते जब फिर तेल कम बढ़ो भाई। अच्छा तो लोग बाग आलू आए तो ला रहे रखा ना चकलोंडी, फिर पुड़िया काटे फिर हाथ फेर ले भाई ऊपर, है ना। ऐसे और क्या गला में पट के रखा ना, बात फिर तेल काटता रहे, तेल ही ना बढ़ो भाई सब, कभी तेल ही खत्म ना होगा। तो ये साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं तो मान लेते हैं, उसमें क्या है ना। ऐसा तो देखो, आपने द कपिल शर्मा शो देखा होगा,
देखते हैं कपिल शर्मा कई बातें जो बोलता है ना वो दो मुंडा की होती है भी, आपको बताओ डबल माइंड बोलता है। अगर आपको बताओ तो कपिल शर्मा जो बातें बोलता है ना उनके दो दो अर्थ निकलते हैं। तो कभी भी किसी तर्क में ऐसी बात नजर आ जाए जिसके दो अर्थ निकल रहे हो तो निर्बल होती है। क्या होती है? एक अर्थी बातें हमारे यहाँ प्रबल होती है, उनका एक ही अर्थ निकलना चाहिए। फिर क्या निकलना चाहिए? एक ही अर्थ। तो ये था आपका अगला पॉइंट, 7वां। और लास्ट पॉइंट मत याद रखना, कभी कोई वैज्ञानिक तथ्य दे रखा हो, कोई कला संस्कृति की बात दे रखी हो, वैज्ञानिक तथ्य दे रखे हो, कला संस्कृति की बात दे रखी हो, तो देखो जो बातें वैज्ञानिकों ने कोई आविष्कार किया है, अब भारत कला संस्कृति, क्या ये एक असत्य होती है कभी? ये तो सत्य है ना, तो ये तो हमेशा फर्बल ही रहेगी भी। तो वैज्ञानिक जो आविष्कार कर रहे हैं वो भी फर्बल है। अब भारत कला संस्कृति चेंज होती है कभी? जो कला संस्कृति है राजस्थान भारत की चेंज होती है क्यों बताओ? चेंजेबल डाटा है कि ये वही पढ़ते हैं जो पहले के पढ़ते आ रहे हैं। सही बात है। तो ये फर्बल होती है आपके समझ। इस प्रकार से कंप्लीटली विथ पॉइंट और कथन के साथ अपना 8 पॉइंट आपको समझा दिए। अगर ये 8 पॉइंट आपको ध्यान में रहते हैं तो कथन और तर्क का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं और काफ़ी इजीली एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे भी। तो काफ़ी इजीली थे, मैंने एक ही लाइन बोली थी है ना, और वो परफेक्ट थी भी। ठीक है, कर सकते हैं।